सब्सक्रिप्शन वाला सम समझ ही नहीं आता है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आवाज आ रही है सबको प्रॉपर? लाइव स्टूडेंट्स आवाज आ रही है आप लोग को? आवाज आ रही है तो जरा थम्स अप कर देना। सर आप बिल ऑफ एक्सचेंज कब स्टार्ट करोगे? जॉय ऑफ कलर। बेटा जैसे जैसे टॉपिक्स होंगे, सारे टॉपिक्स होंगे, टेंशन मत लो, बिल ऑफ एक्सचेंज भी स्टार्ट होगा। ओके ओके ठीक है। ओके मुस्कान, परमार किया, ओके, जॉय कलर, ओके, यस 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 ठीक है। देखो आज तारीख हो गया आपका 13 के 12 बराबर है। तो 12th ऑफ फेब खत्म। टॉपिक्स के अंदर हम आज खत्म करेंगे एनपीओ, मतलब जो बड़े दो टॉपिक्स है अकाउंट्स के वो खत्म हो गए। कुछ स्टूडेंट्स का रेगुलर एक कमेंट आ रहा है, सर आउट ऑफ मार्क्स कैसे निकाले, कौन से टॉपिक्स करें तो पास हो जाएंगे, अभी पढ़ा तो पास होंगे क्या? ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स है, किसी को आउट ऑफ भी निकालना है, किसी को जस्ट पास भी होना है, या किसी को पास भी होना बट एवरेज पास होना है। तो अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको हर एक चीज का सॉल्यूशन देगा ही देगा। इफ यू वांट आउट ऑफ मार्क्स, अगर आपको आउट ऑफ मार्क्स चाहिए तो पूरे 6 टॉपिक, ओनली 6 टॉपिक्स परफेक्ट करना है। अब वो 6 टॉपिक आप प्री डिसाइड करके रखो। ऐसा नहीं कि एग्जाम में क्वेश्चन पेपर देखने के बाद हम डिसाइड करेंगे, नहीं, आप प्री डिसाइड करो कि ये 6 टॉपिक मैं प्रिपेयर करूंगा। जैसे फाइनल अकाउंट, एनपीओ, एडमिशन या रिटायरमेंट, आपको ऑप्शन है, इस साल तो ऑप्शन है, तो एडमिशन रिटायरमेंट कर लो। डिसोल्यूशन, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्री डिसाइड कर लो कि मेरे को डिसोल्यूशन करना है कि मेरे को बिल ऑफ एक्सचेंज करना है। समझ में आ रहा है? उसके बाद आपके पास बचता है डेथ या फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको लगता है कि भाई मुझे थियोरी बेटर है, अकाउंट्स लिखना थोड़ा डिफिकल्ट है, मेरे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बिल ऑफ एक्सचेंज, ये सब 25% रिडक्शन में है, बट एग्जाम में आने वाला है ऑप्शन में। ऑप्शन में आएगा। इफ यू वांट यू कैन कीप इन द ऑप्शन। आपको लग रहा है बिल ऑफ एक्सचेंज 25% रिड्यूस हुआ है सर, वो हमको ऑप्शन में रखने का, रख दो, आप डिसोल्यूशन पे फोकस करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रैक्टिकल क्वेश्चन बिल ऑफ एक्सचेंज का आएगा ही। क्लियर है? पक्का? तो आपको 6 टॉपिक्स अच्छे से डिसाइड करने का, आउट ऑफ मार्क्स निकालना है। पेपर विल बी सिंपल, गारंटी बोलता हूं, पेपर सिंपल रहेगा। और सिंपल तब रहेगा जब आपके लॉजिक्स क्लियर है। अगर लॉजिक क्लियर नहीं है तो पेपर सिंपल नहीं रहेगा। क्लियर? तो जिनको भी आउट ऑफ मार्क्स निकालना है, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, बट फिर भी एक, जैसे ये खत्म हो जाएगा ना, एक सेशन लेने वाला, क्वेश्चन आंसर सेशन लाइव में। क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर मैं क्या करूंगा, आपके जो भी डाउट, डिफिकल्टी, जो भी टॉपिक्स करेंगे वो एक दिन अपन डिसाइड करेंगे, और उस दिन मैं आपको बोल दूंगा भाई ये इतने बजे मैं लाइव आने वाला। उस दिन अपन सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही लेंगे, उसमें ये सारे टॉपिक्स नहीं लेंगे। आपको फाइनल अकाउंट का कोई एडजस्टमेंट में डिफिकल्ट है, सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट में कोई डिफिकल्टी है, फिर आपको एडमिशन में गुडविल का इशू आ रहा है, तो वो क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ आपका डाउट, डिफिकल्टी क्लियर करूंगा। फिर वो 1 घंटे का लाइव होने दो, 2 घंटे का लाइव चलने दो, 3 घंटे का लाइव चलने दो। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं, आपका टारगेट ये रखो कि हमको टॉपिक सीखना है। टॉपिक सीख लो पहले और उसके बाद डाउट्स निकालो। आपने अगर टॉपिक सीख लिया है फिर भी आपको डाउट आ रहा है तो विल टेक अ क्वेश्चन आंसर सेशन। मोस्टली आपका जो ये क्रैश कोर्स है मेरे हिसाब से 24 तक वाइंड अप हो जाएगा, 23-24 तक वाइंड अप हो जाएगा। 25-26 के बीच में मैं एक दिन तुम्हारा लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन राउंड रखूंगा। उसके अंदर आपके जो भी डिफिकल्टीज है अकाउंट से लेके, कि सर हमको आउट ऑफ निकालना है तो पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करें, कौन सा टॉपिक पहले करें, कौन सा बाद में करें, ये सब केवल वीडियो ऑलरेडी है। बट फिर भी मैं क्या करूंगा, आपको क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर आपके जितने भी डाउट्स, जितने भी डिफिकल्टी सब क्लियर करूंगा। क्लियर है? अभी खाली टॉपिक सीख लो, उसके बाद विल डिसाइड कि अपने को क्वेश्चन आंसर सेशन कैसा लेने का है, 1-to-1 लेना है या फिर आपको एक ही मैं पूरा सारा डाउट्स इधर एक बार लिख दूंगा फिर उसको सॉल्व करूंगा, डिपेंड करता है। ठीक? तो आप बीके के लिए अगर मेरा लाइव लेक्चर अटेंड कर रहे हो तो आंख बंद करके जो बोलता हूं उतना प्रिपेयर करो। फाइनल अकाउंट, एनपीओ, एडमिशन, डेथ ऑफ पार्टनर, बिल ऑफ एक्सचेंज, जो टॉपिक्स, इशू ऑफ शेयर, जो टॉपिक बोल रहा हूं वो टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करो, उतने टॉपिक्स को प्रिपेयर करो। अगर ट्रस्ट कर रहे हो तो उतना प्रिपेयर करो, 100% पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको अगर आप प्रिपेयर्ड हो तो। और आपको ऐसा लग रहा है नहीं मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ साहिल, मुझे ऐसा है कि भाई मेरे को सर पास होने जितना करने का, तो आप फाइनल अकाउंट कर लो, आप एनपीओ कर लो, थोड़ा थोड़ा पोस्टिंग कर लो, तो आप पास हो जाओगे।
जहां तक अभी बीच में एक दो न्यूज आ रहा था कि पासिंग मार्क्स कम करने वाले, अभी तक ये कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है कि पासिंग मार्क्स कम होने वाला है। अब तक पासिंग मार्क्स 35 है और अकाउंट में पास होने के लिए पहले दिन ही मैंने आपको बता दिया, खाली फाइनल अकाउंट करो पास हो जाओगे। 20 मार्क तुम्हारा इंटरनल देते हैं टीचर्स, 20 में 15, 16, 17, 18, मिनिमम 17, 18 तो रहेगा, मिनिमम बोल रहा 17, 18 रहेगा। और जो 80 मार्क का पेपर है इसमें कम से कम आपको 20 मार्क निकालना है, सिर्फ 20 मार्क्स। 80 में से 20 मार्क निकालना है और 17 मार्क इधर है, 20 + 17 37, पास हो गए। बात समझ में आ रहा है? 12 मार्क फाइनल अकाउंट का है, 12 मार्क वो पकड़ो, ऑब्जेक्टिव में 7-8 मार्क पकड़ो तो 20 मार्क आराम से मिलेगा। 20 मार्क वो है। और यहाँ पे आपको जो कॉलेज का इंटरनल एग्जाम है उसमें 15 से 17, 18, 19 मार्क तो रह गए, तो 17 भी पकड़ रहा हूँ मैं यहाँ पे, 17 ये और 20 ये दोनों मिला के 37, यू विल पास। पास होने का टेंशन निकाल दो कि आप फेल होने वाले वीके में नहीं होने वाले। इस साल तो जरा भी नहीं होंगे, चांसेस बहुत कम है, 0.01% फेल होने का। मार्क्स निकालना है तो मेहनत करना है। क्लियर है? पक्का? आज का टारगेट 2 सम का है, सम नंबर 11 एंड सम नंबर 19। और उसके अलावा जैसे मैंने आपको फाइनल अकाउंट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए थे वैसे ही सेम एनपीओ में भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा, उतना प्रैक्टिस करना, इससे आपका टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। और अगर आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो ये सम पे ज्यादा फोकस करना, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है? तो स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों को किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो, उसके बाद नहीं तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। कल वाला सम टैली नहीं हुआ बेटा, कल वाला सम तो टैली हो गया है, इधर स्टूडेंट्स लोग ने किया था उनका टैली हुआ बेटा। सर डायरेक्ट 12th का एग्जाम दे रहे हो, आपकी वीडियोस देख के सीख रहा हूँ बीके, सो थोड़ा हार्ड लग रहा है, आप आईएमपी क्वेश्चन दो। आईएमपी क्वेश्चंस तो मैं हर टॉपिक के बाद मैं आपको दे ही रहा हूँ बेटा, जॉय ऑफ कलर। आईएमपी क्वेश्चन मैंने फाइनल अकाउंट में भी दे दिया है, आईएमपी क्वेश्चन मैं एनपीओ में भी दे रहा हूँ, और जैसे जैसे दूसरे टॉपिक्स करवाऊंगा मैं आपको आईएमपी क्वेश्चंस दूंगा, उतना प्रैक्टिस करना। फिर भी कोई डाउट डिफिकल्टी है जो क्वेश्चन आंसर सेशन लूंगा उसके अंदर मैं जरूर क्लियर करूंगा। क्लियर है क्या? चलिए फिर स्टार्ट करते। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 91 सम नंबर 11। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 91 सम नंबर 11। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सम प्रोसेस क्या है जरा बताओ यादव जी, प्रोसेस क्या है एनपीओ सॉल्व करने का? सबसे पहला क्वेश्चन रीड करके क्या ढूंढोगे? कैपिटल फंड। लेवल नंबर 1 पे कैपिटल फंड। दूसरा कॉपी पेस्ट बैलेंस शीट, जो बैलेंस शीट रहेगा उसे कॉपी पेस्ट करेंगे। तीसरा मार्किंग करेंगे रिसिप्ट्स और पेमेंट का। फिर एडजस्टमेंट रीड करके स्टार मार्क करेंगे। फिर उसके बाद पोस्टिंग करेंगे और फिर एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे एंड देन क्लोजिंग। ओके, स्टेप वाइज करेंगे। स्टेप वाइज ध्यान से रखना, अगर आज कोई पहला लेक्चर बैठा है तो हर लेक्चर मैंने यही स्टेप फॉलो किया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं कुछ नया पढ़ रहे, जो आपने पिछला लेक्चर अगर स्किप भी किया तो आज भी समझ में आएगा। क्लियर? आज के सब में ज्यादा इंपॉर्टेंस मैंने सब्सक्रिप्शन के ऊपर ही दिया है, तो फोकस करेंगे सब्सक्रिप्शन का, जो भी तुम्हारा डाउट है वो क्लियर हो जाए। ओके, स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन क्या है? फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑन 1st of April 2019 and receipts and payment account of Dayanand Library, Ambajogi. You are required to prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2020 and balance sheet as on that date. आप देखना क्वेश्चन में पहले से बैलेंस शीट दिया है एंड रिसीव पेमेंट दिया है। अब तक हमने जितने सम्स किए थे ना उसमें बैलेंस शीट नहीं था, इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया है। मुझे कुछ नहीं, मुझे कैपिटल फंड ढूंढना है। देखो लायबिलिटी साइड पे, क्वेश्चन में लायबिलिटी साइड पे आपको दिख रहा होगा कैपिटल फंड दिख रहा है। पहला स्टेप है कैपिटल फंड फाइंड करने का। कैपिटल फंड मुझे मिल गया तो मैं लिख देता हूं कैपिटल फंड। कितना है कैपिटल फंड? 7,50,000। पहला स्टेप डन। दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप है
कॉपी पेस्ट ओपनिंग बैलेंस शीट, जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया वो कौन सा बैलेंस शीट है, ओपनिंग बैलेंस शीट है, हमें उसे क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है। खाली ध्यान में क्या रखना है, वो सारा अमाउंट किधर जाएगा, इनर कॉलम में। क्लियर है, रोशनी जागी है ना बेटा? क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला असेट साइड से मैं चालू कर रहा हूं। फर्नीचर किधर जाएगा, असेट साइड पे, फर्नीचर 50,000 इनर कॉलम में लिख रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको बताया जब आप कॉपी पेस्ट करोगे अमाउंट इनर कॉलम में जाएगा। ओके, नेक्स्ट उसके बाद है बुक्स। बुक्स आपका असेट है, असेट साइड पे लिख देता हूं बुक्स। कितना अमाउंट, 6,50,500। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, स्टॉक। स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैम्प। देखो मैंने कल भी बताया था, एनपीओ में स्टॉक होता है क्या, नहीं। लेकिन अगर किसी भी चीज का स्टॉक दिया है तो फॉर्मेट बनेगा, बराबर है। फॉर्मेट क्या बनेगा, तो किस चीज का स्टॉक दिया है, पोस्टल स्टैम्प का, तो यहाँ पे फॉर्मेट बनेगा टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प एड परचेज ऑफ पोस्टल स्टैम्प लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प। याद आया है नहीं? किसी भी चीज का स्टॉक दिया है एनपीओ में तो फॉर्मेट बनेगा टू ओपनिंग एट परचेज लेस क्लोजिंग, टू ओपनिंग एट परचेज लेस क्लोजिंग, टू ओपनिंग एट परचेज लेस क्लोजिंग। बराबर है कि नहीं? ये जो ओपनिंग है ये किधर मिलेगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में। ये जो परचेज है ये किधर मिलेगा, पेमेंट साइड पे। और ये जो क्लोजिंग है ये किधर मिलेगा, एडजस्टमेंट। तभी आपको जो दिख रहा है स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प, ये कौन सा स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक है, वो यहाँ जाएगा, यहाँ नहीं आएगा। बात समझ में आया क्या? अरे समझा? तो इधर हम असेट पे नहीं लिखेंगे, उसे यहाँ पे लिखेंगे। कितना है, 500 रुपए। अंडरस्टूड? समझा भावेश? भावेश आगे बढ़ते, उसके बाद क्या दिया है, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज। असेट है, असेट साइड पे लिख दो इन्वेस्टमेंट। कितना है, 7। बराबर है। उसके बाद क्या है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। ये ओपनिंग है, देखो नीचे रिसीव पेमेंट दिख रहा है, दोनों में अमाउंट सेम दिखता रहेगा। कैश इन 1000, कैश एट बैंक 40। और रिसीव साइड पे भी देखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश और बैंक दोनों में अमाउंट सेम दिख रहा है। तो इसे कॉपी करेंगे क्या, नहीं। समझ में आया? असेट डन, जो ओपनिंग है वो ओपनिंग में रहेगा, और इधर कौन सा बैलेंस आता है, क्लोजिंग बैलेंस आता है। क्लियर है? लायबिलिटी साइड पे जाएंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, जैसा दिया है वैसे लिख देता हूं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना दिया है, 2000 इनर कॉलम में। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, जैसा दिया है वैसे लिख देता हूं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कितना है, 3000। ये समझ में आ गया? मैंने पहला स्टेप कंप्लीट किया, कॉपी पेस्ट बैलेंस शीट। आपका पहला कैपिटल फंड था, दूसरा कॉपी पेस्ट बैलेंस शीट, वो डन हो गया। अभी मार्किंग करेंगे कौन सा चीज किधर जाएगा, रिसिप्ट का चीज किधर जाएगा, पेमेंट का चीज किधर जाएगा। क्लियर है क्या? स्टार्ट करते हैं रिसिप्ट पेमेंट से। पहला है रिसिप्ट साइड पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसे इग्नोर मारेंगे। उसके बाद है मेंबर का सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन मेरे लिए क्या है, इनकम है, तो वहां पे लिखेंगे आई इनकम। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, एंट्रेंस फीस क्या है, इनकम। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, इनकम। हायर ऑफ लेक्चर हॉल, इनकम। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इनकम। लाइफ मेंबरशिप फीस, लायबिलिटीज। कल ही मैंने बताया था लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होता है, कुछ नहीं बोला है, मतलब आपका लायबिलिटीज है। बात समझ में आया क्या? बढ़ेंगे आगे। उसके बाद पेमेंट साइड पे सैलरी एक्सपेंस है, परचेज ऑफ पोस्टल स्टैम्प एक्सपेंस है, बुक्स असेट है। देख सकते हो बुक्स पहले से असेट साइड पे लिखा है, तो बुक्स आपका क्या है, असेट है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, उसके बाद दिया है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड। एक्सपेंसेस पेड कहां जाएगा, एक्सपेंस में जाएगा। इन्वेस्टमेंट इन फिक्स डिपॉजिट असेट है, फर्नीचर असेट है। उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस है, रेंट एक्सपेंस है, बैलेंस कैरी डाउन असेट है। बात समझ में आया क्या? क्लियर है यहाँ तक? मार्किंग डन। अब मार्किंग के बाद एडजस्टमेंट रीड करेंगे और स्टार मार्क करेंगे, जिसमें पहला एडजस्टमेंट है डेप्रिशिएट बुक एट द रेट 10%। बुक्स के ऊपर एडजस्टमेंट है, बुक्स को स्टार मार्क करेंगे। डेप्रिशिएट फर्नीचर एट द रेट 8.5%, फर्नीचर को मार्क करेंगे, एडजस्टमेंट है।
50% entrance fees and whole amount of life membership fees should be capitalized. एंट्रेंस फीस एंड लाइफ मेंबरशिप फीस दोनों के ऊपर एडजस्टमेंट है, दोनों को स्टार मार्क करेंगे। जितने भी स्टूडेंट लाइव देख रहे हैं, आई होप उनको समझ में आ रहा है। सर आई मिस्ड योर लास्ट 2 वीडियो, कैन आई वॉच आफ्टर दिस? यस, एनी टाइम हर्षित, आप देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइब्रेरी हैड 2000 members paying subscription of 100 each। एडजस्टमेंट किसके ऊपर है? सब्सक्रिप्शन के ऊपर, सब्सक्रिप्शन को मार्क करेंगे। वैल्यू ऑफ अनयूज्ड पोस्टल स्टैम्प ₹200, किसके ऊपर एडजस्टमेंट है? पोस्टल स्टैम्प के ऊपर। और कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं। एनीवन, जितने लोग लाइव देख रहे हैं उनको कुछ भी डिफिकल्टी यहाँ पे ऑफलाइन बैठे उनको इसमें कुछ डिफिकल्टी है क्या? पक्का? देखो वापस एक बार, पहले कैपिटल फंड ढूंढा, उसके बाद बैलेंस शीट दिया था, उसे कॉपी पेस्ट किया, सारा अमाउंट मैंने इनर कॉलम में लिखा, खाली एक चीज मैंने यहाँ पे डाला, कौन सा? पोस्टल स्टैम्प का। क्यों? क्योंकि वो ओपनिंग स्टॉक है। उसके अलावा मैंने कैश का पोस्टिंग नहीं किया क्योंकि वो ओपनिंग कैश है और यहाँ पे क्या आएगा? क्लोजिंग कैश। इसका कुछ भी काम नहीं है। बात समझ में आ गया है? पक्का समझा यहाँ तक? फिर मैंने रिसीव पेमेंट का मार्किंग किया, एडजस्टमेंट एडिट करके स्टार मार्क कर दिया। अब मैं करने वाला हूँ पोस्टिंग। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ध्यान से पोस्टिंग करेंगे। स्टार्ट करते हैं। बैलेंस कुछ भी आएगा क्या बैलेंस में? नहीं। उसके बाद है सब्सक्रिप्शन, किधर जाएगा? इनकम में। नीता, लाइफ मेंबरशिप फीस लायबिलिटी क्यों है? एक्सप्लेन करूंगा बेटा। अभी जरा पोस्टिंग पे ध्यान दो। जैसे लाइफ मेंबरशिप फीस पे आऊंगा तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ लायबिलिटी क्यों है। अब आ जाता हूँ यहाँ पे, बाय सब्सक्रिप्शन कितना है? 1,80,000। चलिए ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद एंट्रेंस फीस कहाँ जाएगा? इनकम साइड पे, बाय एंट्रेंस फीस 30,000 इनर कॉलम में 30,000 एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट, उसके बाद क्या है? सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर कहाँ जाएगा? इनकम में, तो बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर कितना है? 2,000 डायरेक्टली आउटर कॉलम में, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। उसके बाद क्या है? बाय हायर मतलब भाड़े पे दिया, लेक्चरर हॉल कितने का? 10,000। तो 10,000 मेरे लिए क्या है? इनकम है। नेक्स्ट, उसके बाद क्या है? बाय इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज कितना है? 5,000। नेक्स्ट, उसके बाद क्या है? यस, अभी जरा ध्यान देना और फिर से मैंने एक्सप्लेन किया। लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस मतलब आपने एक ही बार पेमेंट कर दिया है। इसका मतलब है वो जो पैसा है वो एक ही बार आने वाला है, बार बार आने वाला है क्या? नहीं। जो एक बार आता है वो कैपिटल रिसिप्ट होता है और कैपिटल रिसिप्ट है मतलब वो मेरा लायबिलिटीज है। बात समझ में आया क्या? लाइफ मेंबरशिप फीस, फर्स्ट लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया था लाइफ मेंबरशिप फीस के बारे में। कुछ टर्म्स मैंने यहाँ पे लिखे थे, जैसे एंट्रेंस फीस के बारे में एक्सप्लेन किया, फिर आपको लीगसीज के बारे में एक्सप्लेन किया, डोनेशन के बारे में एक्सप्लेन किया था और लाइफ मेंबरशिप फीस के बारे में एक्सप्लेन किया। लाइफ मेंबरशिप फीस का मतलब कि आपने एक बार में पेमेंट कर दिया है, तो जो वन टाइम पेमेंट होता है या वन टाइम रिसिप्ट होता है वो आपका कैपिटल रिसिप्ट या कैपिटल पेमेंट होता है, और कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल पेमेंट इज माय लायबिलिटीज और असेट। समझ में? रिसिप्ट हुआ है मतलब वो लायबिलिटीज है, उसको सर्विस देना पड़ेगा, लाइफ टाइम तक सर्विस प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं मेरी लायबिलिटीज है। अगर मैंने सर्विस प्रोवाइड नहीं किया तो बोलेगा भाई पैसा भरा था चलो वापस दे, तो बिजनेस के लिए वो क्या बन जाता है? लायबिलिटीज बन जाता है। बात समझ में आ? इसलिए लाइफ मेंबरशिप फीस इज माय लायबिलिटीज। अगर इधर ब्रैकेट में वर्ड रेवेन्यू दिया रहता मतलब वो इनकम होता, कुछ नहीं बोला है मतलब वो आपकी लायबिलिटीज। क्लियर हुआ? चलिए बढ़ेंगे। लाइफ मेंबरशिप फीस किधर जाएगा? लायबिलिटी साइड पे, बाय लाइफ मेंबरशिप फीस। अब मैं ना इसे कैपिटल में ऐड कर देता हूँ। लाइफ मेंबरशिप फीस कितना है? 10,000। अब इसे ऐड इसलिए किया, अलग से लिख सकता था बट एक एडजस्टमेंट दिया हुआ है। अगर आप देखोगे ना एडजस्टमेंट, तो उसमें देखो नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 3 में दिया है 50% एंट्रेंस फीस, होल अमाउंट ऑफ लाइफ मेंबरशिप फीस शुड बी कैपिटलाइज। मतलब लाइफ मेंबरशिप का पैसा लायबिलिटी में मत लिखो, किधर लिख दो? कैपिटल फंड में लिख दो। इसका मतलब लायबिलिटीज में लिखना था, अलग से मत लिखो, कैपिटल फंड के अंदर ऐड कर। क्लियर? इसलिए मैंने इसे बाय डिफॉल्ट इसके अंदर ऐड किया। सर हमने अलग से लिखा तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा, क्योंकि उधर एडजस्टमेंट है कैपिटलाइज। अगर ये एडजस्टमेंट नहीं होता तो अलग से लिख सकते हो। क्लियर? पक्का? बड़े हाँ बोल। कैपिटलाइज मतलब कैपिटल के अंदर ही जाएगा। बात समझा? अगर कैपिटलाइज नहीं रहेगा तो भाई अलग से लायबिलिटीज में लिख दो, कोई इश्यू नहीं है।
नवीन बेटा अभी एक्सप्लेन किया लाइफ मेंबरशिप फीस लायबिलिटीज क्यों है। लाइफ मेंबरशिप फीस लायबिलिटी इसलिए क्योंकि बंदे ने आपको पैसा दे दिया तो उसको सर्विस प्रोवाइड करना है। अब जब सर्विस प्रोवाइड करना अगर मैंने प्रोवाइड नहीं किया तो पैसा लौटाना पड़ेगा। एनीथिंग पेबल इज माय लायबिलिटीज, इसलिए लाइफ मेंबरशिप फीस कैपिटल रिसिप्ट है और कैपिटल रिसिप्ट मेरी लायबिलिटीज बन जाएगी वन टाइम पेमेंट का। क्लियर है? ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लाइफ मेंबरशिप फीस का पोस्टिंग हो गया, उसके बाद आते हैं सैलरी। कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं चलिए ठीक है। तो टू सैलरीज कितना है? 24,000। कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली आउटर कॉलम में। नेक्स्ट उसके बाद परचेज ऑफ पोस्टल स्टैम्प कहाँ जाएगा? देखो इसके अंदर ऐड हो जाएगा। कितना है? 1,500। वेरी गुड। नेक्स्ट उसके बाद बुक्स परचेज किधर जाएगा? बुक्स में ऐड हो जाएगा। ऐड परचेज 1 लाख रुपए बुक्स में ऐड हो गया। नेक्स्ट उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड। अभी एक्सपेंसेस है साइड में, एक्सपेंस में लिख सकता था, लेकिन कल का याद करो बैंक ओवरड्राफ्ट रीपेड कल आया था ना, बैंक ओवरड्राफ्ट रीपेड। वैसे ही कुछ एक्सपेंसेस मेरा पहले से बाकी था, उसे मैंने क्या कर दिया? रीपे किया। वहां पे वर्ड यूज किया है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रीपेड, बोला है ना, मतलब पिछले टाइम का कुछ बाकी था वो खर्चा तुमने पे किया। पिछले टाइम का बाकी था लायबिलिटीज, अब वो पे किया तो लेस रीपेड। उसे एक्सपेंस में नहीं लिख के इसमें से माइनस कर देंगे। बात समझ में आया क्या? अरे समझा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रीपेड वर्ड यूज किया है। रीपेड मतलब उसे आपने पे कर दिया, जो बाकी था वो पे किया। बाकी था मतलब लायबिलिटीज सब पे कर दिया तो इसका लायबिलिटीज खत्म हो गया, इसलिए उसे एक्सपेंस में नहीं लिख के इसमें माइनस किया। समझा आपको? कल भी सेम था, बैंक ओवरड्राफ्ट 32,000 लिखा था और पेमेंट साइड पे दिया था बैंक ओवरड्राफ्ट रीपेड, तो हमने इसमें से ही माइनस किया था। याद आया? चलिए ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? इन्वेस्टमेंट फिक्स डिपॉजिट। ऑर्डर में पोस्टिंग करना कंपलसरी है, जैसे फर्स्ट ओपनिंग स्टॉक, सेकंड परचेज, ऐड क्लोजिंग स्टॉक। अगर ऐसा करोगे तो आपके लिए बेटर है कि आपको मालूम पड़ेगा कौन सा ऐड करना है कौन सा माइनस करने का है। सस्ता एनिमल प्लेनेट भाई जो भी तेरा नाम है आपको सिंपल है ये फॉर्मेट फॉलो करना है, इससे आपको जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाएगा। क्लियर है? तो आप फॉर्मेट टू ओपनिंग ऐड परचेज लेस क्लोजिंग करोगे तो आपके लिए बेटर है। आपको फॉर्मेट नहीं लिखने का है तो आपकी मर्जी है, बट ये फॉर्मेट लिखो, कैलकुलेशन विल बी सिंपल। चलिए बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड डिपॉजिट कहां जाएगा? असेट साइड पे। भाई इन्वेस्टमेंट इन एफडी कितना है? 50,000। कोई एडजस्टमेंट वगैरह नहीं, आउटर कॉलम में। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? फर्नीचर। फर्नीचर ऑलरेडी है मतलब ये परचेज हुआ रहेगा, तो ऐड परचेज कितना है? 30,000। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? कहाँ जाएगा? एक्सपेंस साइड पे। कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं सर। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना है? 6,000। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? रेंट कहाँ जाएगा? एक्सपेंस साइड पे, तो टू रेंट कितना है? 8,000। 18,000। चलिए ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद बैलेंस कैरी डाउन क्या है? कैश का बैलेंस है, तो यहाँ पे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। कैश इन हैंड कितना? 9,500। 43,000। टोटल 52,500। बराबर है? पोस्टिंग समझ में आया है सबको? देखो आज लास्ट लेक्चर है एनपीओ का, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कुछ नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, तो ध्यान से पोस्टिंग समझो। कुछ नहीं तो एटलीस्ट पोस्टिंग सीख लो। जो स्मार्ट है उनको समझ में आ रहा है, बट जो वीक सेक्शन जो देख रहे उनको एटलीस्ट पोस्टिंग तो समझ में आ जाना चाहिए कि भाई अपने को पोस्टिंग आ गया, कुछ नहीं तो पोस्टिंग करके आएंगे। क्लियर है? तो आपको होपफुली यहां तक क्लियर हो गया कि आपको पोस्टिंग कैसे करना है। अब बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या दिया है आगे? अब हमको एडजस्टमेंट सॉल्व करना, और एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट देने के? 2 इफेक्ट, एक डेबिट और एक क्रेडिट। स्टार्ट करेंगे। पहला एडजस्टमेंट है डेप्रिशिएट बुक एट द रेट 10% पर एनम। तो फोन वगैरह है क्या उधर? चलिए ठीक है। चलिए ठीक है। ओके यहाँ पे ध्यान। फिर से एक बार क्या बोल रहा था मैं आपको? एडजस्टमेंट ऑन डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स। बुक्स के ऊपर एडजस्टमेंट है, जरा ध्यान देना कैसे सॉल्व करोगे। बुक्स ओपनिंग में कितना है? 6,50,000।
फिर हमने परचेज किया है 1 लाख और ये परचेज का डेट क्वेश्चन में दिया है, देखो कितना दिया है, बुक्स की उधर परचेज में डेट दिया है 1/10/2019, बराबर है, यही दिया है। जरा ध्यान देना डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करने वाला हूं। डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स, ओपनिंग में मेरे पास 6,50,500 का किताब था, बराबर है। इसमें मैंने 1 लाख नया परचेज किया, तो आज बुक का कीमत है 7,50,500। क्लियर? मुझे डेप्रिसिएशन देना है बुक्स पे @ 10% पर एनम मतलब साल भर का, बराबर। PA मतलब पर एनम होता है पूरे साल का। तो 6,50,500 ओपनिंग में है, मतलब पहले तारीख से, अप्रैल से, है या नहीं। 1 अप्रैल ये कौन सी ईयर के लिए मैं हिसाब किताब कर रहा हूँ, 2019-20 के लिए, तो 19 से मेरे पास है। और ये कब परचेज किया है मैंने, 1 अक्टूबर 2019 को परचेज किया है, तो दोनों का डेट अलग अलग है। तो ये आपने अप्रैल से लेके मार्च तक यूज किया है, 31 मार्च 2020, मतलब ये अप्रैल से 20 यूज हुआ, मतलब 12 महीना तो यूज हुआ। बट ये वाला जो फर्नीचर या जो बुक है वो कभी खरीदा है, अक्टूबर में, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, कितना महीना यूज हुआ, 6 महीना। तो यहाँ से यहाँ मतलब ये 6 महीना ही यूज हुआ है। ऐसा सेम फाइनल अकाउंट में भी किया था हमने, आपको याद होगा तो अब 6,50,500 पे @ 10% साल भर के लिए कैलकुलेट होगा, क्योंकि साल भर यूज हुआ है। लेकिन ये जो है 1 लाख का, इस पे @ 10% सिर्फ 6 महीने के लिए यूज होगा। दोनों को ऐड करेंगे तो इसका टोटल डेप्रिसिएशन मिलेगा। बात समझ में आया? तो 10% पूरे साल का, एक जीरो कम हो जाएगा, कितना आएगा, 65,050। ये 10% समझ में आया, एक जीरो कम कर दिया। इस पे 10% करेंगे तो कितना आएगा, 10,000। बट 10,000 साल भर का है, मुझे तो 6 महीने के लिए चाहिए, तो 6 महीने के लिए 5,000 आएगा। टोटल डेप्रिसिएशन 70,050। अरे बात समझा? क्लियर है? पक्का? फिर से एक बार जरा ध्यान देना। 6,50,000 का पहले से मेरे पास है, पहले से मतलब अप्रैल से मेरे पास है, ओपनिंग बैलेंस शीट से मेरे पास। 1 लाख का मैंने अक्टूबर में खरीदा, क्वेश्चन में डेट दिया है। सर अगर डेट नहीं दिया रहता तो हम अज्यूम करते पहले से अपने पास है, इस पे भी पूरे साल का डेप्रिसिएशन दे दे। बात समझ में आया क्या? क्लियर है? अगर इसका डेट नहीं दिया रहता तो आप क्या करते हैं, ये भी 12 महीने के लिए, ये भी 12, तो डायरेक्टली इसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं, तो ज्यादा दिमाग नहीं चलाते, क्योंकि दोनों 12 महीने का, तो डायरेक्ट इधर कैलकुलेट कर दो। लेकिन जब दोनों का डेट अलग अलग है, तो दोनों अलग अलग महीने के लिए यूज हुआ है, अलग अलग महीने के लिए यूज हुआ है, तो डेप्रिसिएशन भी अलग अलग महीने के लिए आएगा। ये साल भर के लिए आएगा और ये जितना महीना यूज है उतने महीने के लिए आएगा। बात समझा क्या? ये 12 महीना यूज है, 12 महीने का डेप्रिसिएशन, 6 महीना यूज हुआ है, 6 महीने का डेप्रिसिएशन, दोनों को मिलाओ, टोटल डेप्रिसिएशन। क्लियर? पक्का? डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है, असेट का वैल्यू कम करना है, तो लेस डेप्रिसिएशन @ 10% पर एनम, कितना, 70,050। अब ये एडजस्टमेंट है तो एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट आएंगे, एक डेबिट और एक क्रेडिट। असेट बोले तो डेबिट साइड पे माइनस किया क्रेडिट इफेक्ट, डेबिट साइड पे माइनस किया क्रेडिट इफेक्ट, और दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट। असेट पे वैल्यू कम हो रहा तो नुकसान है, तो टू डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स कितना, 70,050। बात समझ में आया क्या? बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या है, उसके बाद है नेक्स्ट, डेप्रिसिएट फर्नीचर @ 8.5%। फर्नीचर पे 8.5% डेप्रिसिएशन देना है, जैसा इधर किया वैसे फर्नीचर पे करेंगे। फर्नीचर का ओपनिंग वैल्यू कितना है, देखो, फर्नीचर का ओपनिंग वैल्यू है 50,000। हमने इसमें एडिशन कितने का किया है, 30,000, तो वैल्यू कितना हो गया, 80,000, है या नहीं? ये जो है ये 1 अप्रैल 2019 से मेरे पास है, और ये कब खरीदा इसका भी डेट दिया है, देखो फर्नीचर का डेट दिया है, फर्नीचर परचेज किया 1 जुलाई को, 1/7/2019। तो ये अप्रैल से मार्च 12 महीना यूज होगा, ये जुलाई से यूज होगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, बराबर है। तो कितना महीना होगा, 9 मंथ्स ना, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स के लिए आएगा ना। मतलब इस पे @
8.5% साल भर का, लेकिन इस पे एट द रेट 8.5% 9 मंथ्स का। टोटल मिलाएंगे तो अपने को 80,000 का डेप्रिसिएशन मिलेगा। बात समझा? क्लियर? जुलाई से स्टार्ट करना है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, हो गया 9 मंथ, गिनती बैठ गए। क्लियर? इस पे 8.5% कैलकुलेशन ध्यान से, 10% कितना आएगा? एक जीरो कम, 10% एक जीरो कम, और 1% कितना? 2 जीरो कम। तो इसका 1% कितना? 500, और आधा परसेंट कितना? 250। 500 को 8 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8% मतलब 4,000 आ जाएगा, और 250 हो जाएगा मतलब 4,250। इसका डेप्रिसिएशन साल भर का समझ में आया? 8.5 कैसे कैलकुलेट किया? 10% एक जीरो और 1% 2 जीरो, तो 2 जीरो कम किया तो 500 आया। 500 1% है, तो 1 का आधा कितना होता है? 0.5 ना। अगर 1% 500 है तो आधा परसेंट 250 है, तो 1% और 5% मिल गया। अब ये 1% को मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया, 1 1 1 1 8 बार मल्टीप्लाई किया, तो 500 इंटू 8 कितना हुआ? 4,000। तो 4,000 8% हो गया, और आधा परसेंट तो पहले से निकाल के रखा है, तो 4,000 प्लस 250 4,250, 8.5% का वैल्यू। समझ में आया? पक्का समझा है? अब बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है? 30,000 पे कैलकुलेट करेंगे। जरा इसका कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। 30,000 पे कैलकुलेशन में इधर लिख देता हूं। पहले मैं कैलकुलेट करता हूं 1%, तो इसका 1% 2 जीरो कम कितना आएगा? 300। हाँ, आधा परसेंट कितना? 150 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना हो गया? 2400 और 150। ये समझ में आया? टोटल हो गया 2550। समझा? तो सर अलग क्या था? इधर भी वही क्या, इधर भी? अभी अलग चालू होगा। ये जो आपने कैलकुलेट किया है, ये साल भर के लिए किया है, 12 महीने के लिए किया है, और मुझे जो डेप्रिसिएशन चाहिए वो सिर्फ 9 मंथ्स के लिए चाहिए। बात समझ में आया? हाँ, तो 9 मंथ्स कैसे कैलकुलेट होगा? 2,550 है, तो मैं 2,550 अमाउंट को स्प्लिट कर देता हूं। जो भी अमाउंट है वो कितने महीने के लिए? 12 महीने के लिए। तो 6 महीने के लिए कितना? इसका आधा 1,000, 250, 6 महीना हो गया। और 3 महीने के लिए कितना? 500, 125 और 12.5। अरे बराबर? समझा? 25 का आधा कितना? 12.5 होता है ना। इसका टोटल कर दो, तो इधर आएगा 5 7 2 1। इसका टोटल करते 0.5 7 3 6। ये समझा? 6 प्लस 3 कितना होता है? 9 मंथ्स। तो 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन ये टोटल आएगा, मतलब कितना? 1275 प्लस 637.5, तो 0.5 12 0 9 1 1902.5 है या नहीं? 1912.5। हाँ, 191 आएगा, 11 हो गए यहाँ पे। बराबर है? अरे समझा? 0.5 मतलब 50 पैसा है ना, तो अब इसे राउंड ऑफ कर देता हूँ और इधर में लेता हूँ 1913। कैलकुलेशन समझा? जिसको डिफिकल्ट लगा ये कैलकुलेशन, वो सिंपल ऐसा कर लो, 30,000 इंटू 8.5 अपॉन 100 इंटू 9 अपॉन 12, 1912.5। अगर ऐसा नहीं जमता है ऐसा करो, आंसर यही आएगा। ये कैलकुलेशन इसलिए क्योंकि अपने को कैलकुलेटर वो टाइम पे नहीं, मल्टीप्लिकेशन में मिस्टेक हुआ, तो ये आप आधा आधा करके कैलकुलेट कर सकते हो। मैंने ऐसा नहीं बोला कि ऐसे ही करो, अगर ऐसा समझा तो ठीक है, नहीं तो ये तो है ही आपके पास। 30,000 का 8.5% 9 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करो, आंसर मिलेगा। 50,000 का 8.5% साल भर का, तो भी कैलकुलेट करो, आपको ये अमाउंट आएगा। तो इधर आया 4,250 और 1913, दोनों को ऐड करो, टोटल आपको आ जाता है 6163। मतलब अपने को डेप्रिसिएशन कितना देने का है? 6163। डेप्रिसिएशन का मतलब असेट का वैल्यू कम करना। समीर को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, इसलिए सिंपल रास्ता दे दिया बेटा। 30,000 का 8.5% 9 महीने के लिए कैलकुलेट करो, 911912 आ जाएगा। वो इस फर्नीचर का है,
और 50,000 का तो मैंने पहले ही कैलकुलेट कर दिया है। इन दोनों को ऐड किया, टोटल डेप्रिसिएशन आया। डेप्रिसिएशन का मतलब असेट का वैल्यू कम करना है, तो एट द रेट 8.5% 6163। अब असेट का वैल्यू कम है तो आपके लिए नुकसान है, तो डेबिट साइड पे 2 डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 6163। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। उसके बाद क्या है, डेप्रिसिएशन हो गया। अब सारे सिंपल एडजस्टमेंट है, जरा ध्यान देना। इंपॉर्टेंट इसमें सब्सक्रिप्शन है। 50% एंट्रेंस फीस एंड होल अमाउंट ऑफ लाइफ मेंबरशिप फीस शुड बी कैपिटलाइज। कल ही मैंने बताया था यादव जी, क्या कैपिटलाइज का मतलब उसमें से निकालो कैपिटल में डाल दो, उसमें से निकालो कैपिटल में डालो। किसमें से निकालो? एंट्रेंस फीस से निकालो और कैपिटल में डालो। लाइफ मेंबरशिप फीस से निकालो और कैपिटल में डालो। लाइफ मेंबरशिप तो पहले से डाल दिया, अभी क्या बच गया? खाली एंट्रेंस फीस। तो एंट्रेंस फीस में से निकाल देते हैं। कहाँ है भाई? लेस कैपिटलाइज। कितना? 50% मतलब 15,000। 15,000 इधर से निकाल दो और कैपिटल में डाल दो। क्या है? एंट्रेंस फीस। कितना है एंट्रेंस फीस? 15। लाइफ मेंबरशिप फीस ऑलरेडी कर दिया है। नेक्स्ट उसके बाद है द वैल्यू ऑफ, फोर्थ वाला मैंने स्किप किया है, पहले मैं ये सॉल्व करता हूँ, बाद में फोर्थ पे जाता हूँ। वैल्यू ऑफ अनयूज्ड पोस्टल स्टैम्प ₹200। अनयूज मतलब क्लोजिंग स्टॉक। किसका? पोस्टल स्टैम्प का। देखो फॉर्मेट में ही आपके क्लोजिंग स्टॉक, तो यहाँ पे सीधा क्लोजिंग स्टॉक कितना? 200 इधर, और क्लोजिंग स्टॉक आपके लिए असेट है। असेट साइड पे स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प कितना? 200। खत्म। ध्यान से अब जो चीज करने का है, ध्यान से सुनना समझना। सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन इनकम कितना हुआ है? 1,83,000 हुआ है। आपको क्वेश्चन में दिया था, ये मैंने नहीं लिखा, क्वेश्चन में दिया है 1,83,000 सब्सक्रिप्शन मिला है। मिला है ना? और एक चीज आप देख सकते हो, सब्सक्रिप्शन जो है पहले से रिसीव है। मेरे को एग्जांपल देता हूँ भाई, ये साल मैं हिसाब किताब कर रहा था, मेरे पास जो भी मेंबर थे सबको मैंने बोला था भाई 100 रुपया सब्सक्रिप्शन, 100 रुपया सब्सक्रिप्शन। तो मेरे पास 10 मेंबर है, 10 मेंबर ने 100 रुपए हिसाब से मुझे रोशनी पैसा दिया। कितने मेंबर ने? 10 मेंबर ने 100 रुपए दिया, मतलब मेरे पास कितना है? 10,000 आया। उसमें से एक बंदा ऐसा था काटकर जिसने बोला सर एक काम करो ना, मेरा 100 रुपए एडवांस रखो। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कितना? 100 रुपया। अब ये कभी का एडवांस है? आने वाले साल के लिए है नहीं? तो इस साल का जब मैं हिसाब किताब करूंगा तो इस साल मैं बोलूंगा कि भाई मुझे 100 रुपए एडवांस मिला है, ये मेरी लायबिलिटीज है। क्यों? क्योंकि अगर मैं नया साल में बिजनेस नहीं चालू करता हूँ, बंद करता हूँ, तो 100 रुपया लौटाना पड़ेगा, मेरी लायबिलिटीज बनेगी। फर्स्ट लेक्चर एक्सप्लेन किया ये बात मैंने, बराबर? तो भाई मेरे को लायबिलिटीज पे दिख रहा है 3,000, मतलब जिस साल ये बिजनेस चल रहा था उस साल किसी ने 3,000 रुपए एडवांस दिया था। वो किस साल का था? इस साल का रहेगा, तो ये यहां से निकल जाएगा। लेस सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर, 3,000 यहां से निकाल दिया, और वो किधर ऐड करेंगे? इस साल का है तो ऐड रिसीव्ड इन एडवांस। कितना? यहां तक समझा गया? समझाइए। ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस पिछले साल में दिख रहा था, ओपनिंग बैलेंस शीट में था, मतलब पिछले साल का है। तो पिछले साल का मतलब पिछले साल का नहीं, वो इस साल का है, इसलिए यहां से निकाल दो और इसको इसमें ऐड कर दो। बेसिक डन यहां तक। पिछले साल मुझे किसी ने 3,000 एडवांस दिया था, वो पिछले साल का था क्या? नहीं, वो इस साल का है ना, तो इस साल का तो उसमें से निकाल दो और इस साल में इनकम में ऐड कर दो। बेसिक समझा यहां तक? पक्का समझा है? 100% समझा है? अब मैं एडजस्टमेंट रीड करूं, एडजस्टमेंट नंबर 4। एडजस्टमेंट नंबर 4 क्या है? एडजस्ट प्रीपेड लेस होता है बेटा, प्रीपेड नहीं है, ये रिसीव्ड इन एडवांस है, पिछले साल का है, तो इस साल वो ऐड होगा। अगर करंट ईयर का प्रीपेड होता तो माइनस करते, बट ये प्रीवियस ईयर का इसलिए ऐड किया है। समझ में? आउटस्टैंडिंग ऐड प्रीपेड लेस होता है, बट वो करंट ईयर के लिए। लेकिन अगर प्रीवियस ईयर के लिए तो रूल बदल जाता है। अगर प्रीवियस ईयर के लिए तो आउटस्टैंडिंग माइनस होता है और प्रीपेड प्लस होता है। प्रीवियस ईयर का है तो रूल बदलेगा, करंट ईयर का है तो आउटस्टैंडिंग ऐड एंड प्रीपेड लेस होता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है? एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर 4। लाइब्रेरी के पास 2,000 मेंबर है और हर मेंबर 100 रुपया पे कर रहा है। अभी मैंने काट कर क्या बताया था, जरा देख। मेरे पास 10 मेंबर है, सबको 100 रुपया भरने का। इसके पास कितने मेंबर है? 2,000 मेंबर है। हर बंदा कितना भर रहा है? 100। तो इसको कितना मिलना चाहिए? 2 लाख रुपया इस साल इनकम होना चाहिए। बट इस साल का इनकम 1,83,000
2000 ही है। इनकम कितना होना चाहिए? 2 लाख। इनकम होना चाहिए 2 लाख, मिला कितना है? 183, मतलब अभी भी आउटस्टैंडिंग है। कितना आउटस्टैंडिंग है? 17,000। भैया ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना? 17,000। सर ये तो एडजस्टमेंट है, एवरी एडजस्टमेंट है टू इफेक्ट्स, वन डेबिट वन क्रेडिट, वन डेबिट वन क्रेडिट। क्रेडिट साइड पे ऐड किया क्रेडिट इफेक्ट, क्रेडिट साइड पे ऐड किया क्रेडिट इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट, मिलने का बाकी मतलब वो आपका असेट है, तो असेट साइड पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना? 17,000। समझाइए, फिर से एक बार एक्सप्लेन करो क्या? फिर से एक बार, चलिए फिर से एक बार वापस ध्यान देना। हर्षित वापस एक बार जरा ध्यान देना। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। रिसीव्ड इन एडवांस का मतलब है कि पिछले साल आपको किसी ने एडवांस में सब्सक्रिप्शन दिया, वो इस साल के लिए इनकम ही है नहीं? अगर इस साल कोई एडवांस देता है, अगर इस साल कोई एडवांस देता है तो प्रीपेड है, वो आने वाले साल के लिए होगा। बट ये तो पिछले साल का है। सर आपको कैसे मालूम पड़ा? ओपनिंग बैलेंस शीट में था ना, मतलब पिछले साल का है। बात समझा? क्लियर है? तो पिछले साल किसी ने मुझे 3,000 एडवांस दिया, किसने? मतलब मेंबर नहीं दिया रहेगा, और कौन रहेगा? उसने 3,000 मुझे एडवांस दिया है, बराबर है? उसने मुझे 3,000 एडवांस इस साल के लिए दिया है, तो इस साल मुझे इनकम था 1,80,000, लेगा 1,80,000 ने 3,000 पहले से आ चुका है, उसमें ऐड कर दो, क्योंकि वो पिछले साल मिल गया था एडवांस, तो हमने ऐड किया, तो मुझे इनकम कितना हुआ? 183 का। क्लियर? अब इस साल का मैं हिसाब कर रहा हूँ। इस साल भाई 2,000 मेंबर 100 रुपए लाओ, 100 रुपए लाओ, 100 रुपए लाओ, मतलब 2 लाख रुपए आना चाहिए। बट मेंबर ने पैसा कितना दिया है? 183। पहले था 180, उसमें 3,000 एडवांस था, तो टोटल 183 मिला इधर, तो अभी भी 17,000 बाकी। भाई तेरा 17 बाकी चलो पैसा दो। आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग ऐड, और दूसरा इफेक्ट मिलने वाला है, इसलिए आपका असेट है। समझा? सब्सक्रिप्शन पक्का? डन, सारे एडजस्टमेंट हो गए, अब सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग बचता है, जरा ध्यान देना। क्लोजिंग पे जाते सबको आउटर कॉलम में शिफ्ट करेंगे। पहले 500 में 1500, 2000 में 200 माइनस करेंगे, 1800 आ जाएगा, सब आउटर कॉलम में। यहाँ पे आउटर 15,000 आउटर कॉलम में, और कुछ है क्या? नहीं। इस साइड का टोटल ले लो, चलो फटाफट। 2,32,000, क्या बात है, 2,32,000 माइनस करेंगे, ये साइड तो जो आंसर आएगा उसे कहेंगे टू सरप्लस। किसी ने माइनस किया है? 1,05,987, वेरी गुड। यहाँ पे डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट, तो ऐड करेंगे, ऐड सरप्लस 1,05,987। अब देखो ये सब ऐड करके टोटल अमाउंट बता दो यहाँ पे। 8,80,987। चलिए ठीक है, ये नील है, ये नील है। यहाँ पे माइनस करना होगा 80 में 6,163 अमाउंट 73837। इसमें 7,50,000 में 7,000 माइनस 6,80,450। इन्वेस्टमेंट में कोई एडजस्टमेंट नहीं था, डायरेक्टली आउटर कॉलम में डाल देता हूँ। इधर भी कुछ नहीं, इधर भी कुछ नहीं। अब इसका टोटल ले लो, 8,80,987। क्लियर है? सारे एडजस्टमेंट सबको अच्छे से क्लियर है? लाइव जो देख रहे हैं उनको क्लियर है? चलो ले लो, जिनको भी स्क्रीनशॉट वगैरह लेने का है तो ले सकते। टेक्स्ट बुक में 105,988 दिया हुआ है, वो पॉइंट की वजह से बेटा हम लोगों ने जो राउंड अप किया उसके वजह से फर्क आ रहा है। यहाँ पे मैंने जो डेप्रिसिएशन लिया है वो 63 का लिया है, वहां पे 62 लिया, तो 1-2 रुपए का फर्क पड़ेगा, कुछ से कुछ डिफरेंस नहीं आता है। क्या रोशनी? लोगों को देखना है क्या तेरे को? ऑन डिमांड है तू? यस निशित, हाउ टू गेट सरप्लस अमाउंट वो भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और एक किसी का डाउट था, लाइफ मेंबरशिप फीस का 2 इफेक्ट देंगे क्या, ये भी आपका डाउट था। और एक डाउट है कि ओरल्स में क्या आएगा, कि ओरल में क्या आएगा, तो जरा ध्यान देना। तीनों डाउट क्लियर कर दो, फिर सम पे जाते हैं। सबसे पहला, हाउ टू गेट सरप्लस। इधर मैंने लिखा है इनकम एक्सपेंडिचर क्लोज करते तो सरप्लस या डेफिसिट मिलता है। तो
आप एक्सपेंस और इनकम है, इनकम अगर ज्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल अगर ज्यादा है और डेबिट साइड का टोटल मतलब जो भी अमाउंट आपने लिखा है इन सबको ऐड करना है। क्रेडिट साइड का आउटर कॉलम का टोटल ऐड करना है। दोनों में जिस साइड का टोटल ज्यादा है, इनकम ही ज्यादा रहेगा। इनकम में से डेबिट यानी कि एक्सपेंस का टोटल माइनस होता है तो सरप्लस मिलेगा। लेकिन अगर एक्सपेंस ज्यादा है और इनकम कम है तो जो ये साइड बैलेंस आएगा उसे क्या कहते हैं? डेफिसिट कहते हैं। इनकम ज्यादा है, एक्सपेंस कम है, सरप्लस। एक्सपेंस ज्यादा है, इनकम कम है, डेफिसिट। क्लियर है क्या? तो क्या करना है? माइनस ही करना है। इनकम में से एक्सपेंस के अमाउंट को माइनस करना है, आपको सरप्लस मिलेगा। समझ में आया क्या? दूसरा डाउट था सर लाइफ मेंबरशिप फीस का 2 इफेक्ट आएगा क्या? मैं बोलूंगा नहीं। अगर आपने लाइफ मेंबरशिप फीस इनकम साइड पे लिखा है तो 2 इफेक्ट दिखाना पड़ेगा। लेकिन मैंने इस क्वेश्चन में लाइफ मेंबरशिप फीस को डायरेक्टली कैपिटल फंड में ऐड कर दिया था पोस्टिंग के टाइम पे ही। उसके बाद मैंने उसका एडजस्टमेंट सॉल्व किया ही नहीं तो 2 इफेक्ट आएगा नहीं। लेकिन अगर आपने लाइफ मेंबरशिप फीस को इनकम साइड पे लिखा है तो वहां से कैपिटलाइज करना पड़ता, तो यहां से माइनस करते और कैपिटल फंड में ऐड करते। क्लियर हुआ? पक्का? तीसरा क्वेश्चन है सर हमको ओरल्स में क्या आएगा? तो बीके के लिए ओरल एग्जाम्स बोर्ड में आपके कॉलेज में नहीं होता है। बीके, एसपी, इकोनॉमिक्स, ओसी इनका ओरल एग्जाम्स नहीं होता है। इनका एबीटी एग्जाम्स होता है, एप्टीट्यूड एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट। ये एबीटी एग्जाम 20 मार्क का होने वाला है, कॉलेज कंडक्ट करता है वो। इसके अंदर सिलेबस वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही आएंगे। फिल इन द ब्लैंक, ट्रू और फॉल, मैच द वर्ड, वन वर्ड या छोटा मोटा स्पेसिमेन और कैलकुलेशन टाइप के सम्स बीके में आएगा। कोई जर्नल वगैरह नहीं होता है बीके, एसपी, इकोनॉमिक्स, ओसी के लिए नहीं है। आपको 20 मार्क का एबीटी एग्जाम्स देना है, कॉलेज कंडक्ट करेगा और कॉलेज में वो एग्जाम्स देना है। क्लियर है? आई होप आपका सब डाउट यहां तक क्लियर हो गया है। मैथ्स का ओरल एग्जाम्स कैसे होगा? मैथ्स का ओरल एग्जाम नहीं होगा, मैथ्स का भी एग्जाम होगा। आपको प्रैक्टिकल बुक दिया गया है, कॉलेज की तरफ से प्रैक्टिकल बुक दिया है। उसके अंदर आपको जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसी में से पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के तीन क्वेश्चंस आएंगे। आपको हर क्वेश्चन एक 5-5 मार्क का होता है, 15 मार्क का लिखना है। मतलब आपको मैथ्स 1 और मैथ्स 2 के अगर आपको 6 क्वेश्चंस है तो 6 में से आपको सिर्फ 3 लिखना है। 3 क्वेश्चन अगर मैथ्स 1 के और 3 क्वेश्चन अगर मैथ्स 2 के तो आपको दोनों मिला के टोटल 3 सम सॉल्व करना पड़ेगा रिटर्न पेपर पे, जो आपको कॉलेज के थ्रू बोर्ड का जो पेपर आएगा उस पे लिखना पड़ेगा। और ये भी कॉलेज में एग्जाम्स होगा। कॉलेज में 20 मार्क्स का एग्जाम होगा, 5 मार्क जर्नल होगा और 15 मार्क का एबीटी एग्जाम्स होगा। एग्जाम्स मतलब इंटरनल एग्जाम्स होगा। एक्सटर्नल टीचर्स उसमें नहीं आने वाले, इस साल नहीं आने वाले। कॉलेज के टीचर्स ही वो मैनेज करने वाले। क्लियर है क्या? इंग्लिश का ओरल बेटा अभी ये सब तो ऐसा हो गया कि अभी अपन न्यूज चैनल चालू करने का सोच रहा हूँ। चलो ठीक है, इंग्लिश का ओरल कैसे होगा? इंग्लिश का ओरल भी सेम वे में होगा। आपको इंग्लिश के ओरल के लिए कॉलेज में एग्जाम्स के लिए सीट नंबर वाइज टाइम टेबल बनाया जाएगा और टाइम टेबल बना के फिर आपको जो इंग्लिश के टीचर्स है वो आपको या तो पैराग्राफ रीडिंग करवाएंगे या तो रिटर्न एग्जाम देंगे। वो डिपेंड करता है आपके कॉलेज के ऊपर। कोई ओरल एग्जाम नहीं, रीडिंग करके ओरल एग्जाम्स मांग सकते हैं आपसे और रिटर्न होगा, वो भी 20 मार्क्स का ही होने वाला है। और कुछ? यस, यू कैन मेक द फॉर्मेट। आप चाहिए तो मेरा पेपर प्रेजेंटेशन वाला वीडियो देख लेना। बीके का पेपर प्रेजेंटेशन का मैंने वीडियो बनाया, उसके अंदर आपको समझ में आएगा पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करना है। इफ यू वांट टू स्कोर 80 आउट ऑफ 80 तो पेपर प्रेजेंटेशन का प्लेलिस्ट के अंदर जाके चेक करना, आपको वीडियो मिलेगा। वो एक बार गो थ्रू करो, आपको समझेगा फॉर्मेट कैसे प्रिपेयर करना है, कितना पेज यूज होने वाला है बीके के एग्जाम्स के लिए। ठीक है क्या? और कोई डाउट? सर आप हिंदी के लिए कोई चैनल सजेस्ट कर सकते हैं? बेटा नहीं, मेरे दिमाग में तो कोई भी हिंदी का चैनल नहीं है। कुछ रहेगा तो मैं जरूर कमेंट कर दूंगा इसके बारे में। इक्विपमेंट का मीनिंग सर? इक्विपमेंट का मतलब सामान, पाना पकड़। नेक्स्ट सम कौन सा है? नेक्स्ट सम है आपका पेज नंबर 110, सम नंबर 19। पेज नंबर 110, सम नंबर 19। लेक्चर खत्म होते होते आई विल बी गिविंग सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एनपीओ। आज ये सम खत्म होने का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा उतना प्रैक्टिस करना। जो लाइव लेक्चर में हुआ वो सम और उसके अलावा जो सम दे रहा हूं वो उतना प्रैक्टिस करना है।
फाइनल अकाउंट में भी जो मैंने लाइव लेक्चर्स में लिया है वो और जो मैंने इंपॉर्टेंस दिया है वो उतना सम एटलीस्ट आप प्रैक्टिस करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, गारंटी आपको उसमें से सम्स मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में। एडजस्टमेंट थोड़ा ऊपर नीचे अमाउंट में डिफरेंस मिलेगा, सेम टू सेम नहीं आने वाला है क्योंकि प्रैक्टिकली सेम नहीं रहता है, थोड़ा बहुत अमाउंट में ऊपर नीचे रहेगा ही, बट एडजस्टमेंट वगैरह सब आपको उसके आसपास ही मिलेंगे। ओके, क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं अभी पेज नंबर 110 सम नंबर 19। आईएमपी क्वेश्चन एनपीओ का दूंगा बेटा लेक्चर खत्म होने के बाद। सर डेथ ऑफ पार्टनर भी चाहिए था, मिलेगा बेटा, डेथ ऑफ पार्टनर का भी इंपॉर्टेंस मिल जाएगा। जैसे जैसे लेक्चर्स होंगे, जिस जिस टॉपिक का लेक्चर खत्म होगा और लास्ट लेक्चर के अंदर आईएमपी क्वेश्चंस हर इसके मैं आपको दे दूंगा। जैसे फाइनल अकाउंट में दिया, एनपीओ में दूंगा, उसके बाद दूसरे जो टॉपिक में स्टार्ट करूंगा आईएमपी क्वेश्चंस दे दूंगा। क्लियर है? चलिए ठीक है, स्टार्ट करते सम नंबर 19 पेज नंबर 110। छोटा सा एडजस्टमेंट है, सिर्फ और सिर्फ सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। एक ही छोटा सा समय है और इसके अंदर इंपॉर्टेंस सिर्फ और सिर्फ सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट है और कुछ नहीं है। सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट खाली ध्यान से देखना है, बाकी इस सम में कुछ भी करने जैसा नहीं है। आपको अगर ये स्टेप्स आता है तो सम बहुत इजी है। पहला तो है आपको ढूंढना है कैपिटल फंड, बराबर है? तो क्वेश्चन दिया है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर रिलेटिंग टू Sushma Memorial Hospital, Jalgaon, prepare income and expenditure account for the year end 31st March 20 and balance sheet as on that date, receive payment दिया है और additional information में दो डेट दिया है, एक ओपनिंग डेट है और एक क्लोजिंग डेट है। हमारा पहला काम होगा ओपनिंग डेट से ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करना। पहला काम क्या होगा? ओपनिंग डेट से ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। सेम टू सेम प्रिपेयर कर लेते। पहला है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या होता है? इनकम। आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी है, सब्सक्रिप्शन मिलने का बाकी, तो आपका क्या है? असेट है। एनीथिंग रिसीवेबल इज माय असेट, तो यहाँ पे लिखता हूँ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 9000। वेरी गुड। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस आपका लाइबिलिटीज है, अभी आपने देखा था कितना है? 8000। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? बिल्डिंग। खाली बिल्डिंग दिया है, वो आपका असेट है। तो बिल्डिंग कितना है? 13 lakhs। ओके ठीक है, 13 lakhs। नेक्स्ट उसके बाद इन्वेस्टमेंट कितना है? 2 लाख। नेक्स्ट उसके बाद कैपिटल फंड, लाइबिलिटी साइड पे जाएगा। कितना है? 10 लाख 13,000। नेक्स्ट उसके बाद बिल्डिंग फंड। क्या हुआ यादव जी, कुछ डाउट है? बिल्डिंग फंड कितना? 5 लाख। उसके बाद डन। अभी इसके अंदर एक चीज और मिसिंग है, क्या? तो यहाँ पे और एक चीज आएगा, वो है कैश बैलेंस। देखो रिसिप्ट साइड पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन दिख रहा है, डेबिट साइड पे, रिसिप्ट साइड पे वो आपका कैश बैलेंस है, वो आपको इधर लिखना है। कैश कितना? 12। अब जरा इसको क्लोज करो, देखो टैली होना चाहिए। नॉर्मली ये हम क्यों बनाते हैं? कैपिटल फंड फाइंड करने के लिए। इस क्वेश्चन में दिया है तो मतलब ये बैलेंस शीट टैली होना चाहिए, इधर का टोटल और इधर का टोटल टैली होना चाहिए। अगर नहीं हुआ है, अगर ये टैली नहीं हुआ है, मतलब आपने कुछ तो मिस्टेक किया है। टोटल कर लेते, देखते क्या है। 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 9 and 2 11, 1 plus 1 2, 3 2 5 और 1 15 लाख 21,000। इस बाजू का टोटल कर लेते, 0 0 0 8 और 3 11 और 1 और 1 2 5 और 1 15 लाख 20। टैली हो गया। तो अब क्वेश्चन समझो कि क्वेश्चन में ये आपको दिया है और रिसीव पेमेंट दिया है, तो आपका पहला स्टेप है कैपिटल फंड। मिल गया कैपिटल फंड, लिख दो कैपिटल फंड। कैपिटल फंड कितना? 10,13,000। पहला स्टेप डन। दूसरा स्टेप है कॉपी पेस्ट बैलेंस। ये आपका बैलेंस शीट है, इसे कॉपी पेस्ट कर दो जैसा दिया है वैसे ही। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कितना? 8,000 इनर कॉलम में। फिर बिल्डिंग फंड जैसा दिया है वैसे लिख दो। बिल्डिंग फंड कितना है? 5 लाख।
अरे बात समझा? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जैसा दिया है वैसे ही लिख दो, कितना है? 9,000। फिर बिल्डिंग दिया है, आपका असेट है, असेट साइड पे जाएगा बिल्डिंग, कितना है? 13 लाख। उसके बाद इन्वेस्टमेंट आपका असेट है, असेट साइड पे इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए। फिर उसके बाद कैश नहीं आएगा क्योंकि ये ओपनिंग है और हमें इधर कौन सा कैश चाहिए? क्लोजिंग। मतलब बैलेंस शीट कॉपी पेस्ट हो गया। समझ में आया? पक्का समझा है? 100%। नेक्स्ट आगे बढ़ते, उसके बाद क्या? रिसीव पेमेंट पे मार्किंग करेंगे। पहला है बैलेंस, इग्नोर होता है। सब्सक्रिप्शन इनकम है, एंट्रेंस फीस इनकम है, ब्रैकेट में वर्ड रेवेन्यू दिया है, इनकम है। लाइफ मेंबरशिप फीस ब्रैकेट में रेवेन्यू, देखो यहाँ पे दिया है रेवेन्यू, तो हम इसे लायबिलिटी कर सकते हैं क्या? नहीं। कहाँ जाएगा? इनकम साइड पे जाएगा, बिकॉज रेवेन्यू वर्ड दिया है। नेक्स्ट उसके बाद सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर इनकम है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड लायबिलिटीज है, क्योंकि किसी काम के लिए मिला है तो आपकी लायबिलिटीज बन जाएगी। वेरी गुड। पेमेंट साइड पे फर्नीचर असेट है, मेडिसिन एक्सपेंस है, ऑनरेरियम टू द डॉक्टर एक्सपेंस है। सर ये होता क्या? एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। आगे बढ़ते, सैलरी टू स्टाफ एक्सपेंस है, जनरल एक्सपेंस एक्सपेंस है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट असेट है, फिक्स डिपॉजिट असेट है और बैलेंस भी आपका असेट है। बात समझ में आ गया? मार्किंग डन है तो आपका मार्किंग हो गया। अभी एडजस्टमेंट रीड करेंगे और स्टार मार्क करेंगे। सर इधर एडजस्टमेंट जैसा तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, एडजस्टमेंट की जगह पे तो टेबल बना के दिया है। जरा वो टेबल में हमने ओपनिंग का काम खत्म कर दिया तो बचता है क्लोजिंग में। तो क्लोजिंग में देखते हैं क्या क्या है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का अमाउंट दिया है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस दिया है, बिल्डिंग दिया है, इन्वेस्टमेंट दिया है, कैपिटल फंड दिया है और बिल्डिंग फंड दिया है। उन पे क्वेश्चन मार्क है। मतलब एडजस्टमेंट किसके किसके ऊपर है? सब्सक्रिप्शन के ऊपर है। तो बाय डिफॉल्ट सब्सक्रिप्शन को मार्क कर दो दोनों। रिसीव एडवांस मतलब सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड एडजस्टमेंट हो गया। बिल्डिंग फंड में कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है, 13 लाख, तो इसका मतलब है देयर इज नो एडजस्टमेंट। इसको डायरेक्टली आउटर कॉलम में कर दो, क्योंकि ओपनिंग में भी 13 लाख था, क्लोजिंग में भी 13 लाख है, तो देयर इज नो एडजस्टमेंट। तो हमने इधर डैश करके इसको डायरेक्टली आउटर कॉलम में किया। नॉर्मली अपन बिल्डिंग यहाँ से इनर कॉलम में लिखते हैं, फिर एडजस्टमेंट कुछ तो सॉल्व करते हैं, बट इधर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए हमने इसको डायरेक्टली आउटर कॉलम में कर दिया। बात समझा क्या? हाँ, कोई एडजस्टमेंट नहीं था इसलिए डायरेक्टली आउटर कॉलम में। देखो दोनों में बिल्डिंग का अमाउंट सेम है, पहले भी 13 लाख अभी भी 13 लाख, मतलब कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली आउटर कॉलम में। फिर सेम इन्वेस्टमेंट है 2 लाख और अभी भी 2 लाख दिया, मतलब इन्वेस्टमेंट में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसे भी बाहर के कॉलम में डाल दो। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? कैपिटल फंड। उसके बाद है कैपिटल फंड, क्वेश्चन मार्क है। तो बराबर है भाई, हम इसके अंदर सॉल्व करने का बाकी है। प्रॉफिट आएगा तो मतलब सरप्लस आएगा तो ऐड करेंगे, कैपिटलाइजेशन तो ऐड लेस करके जो अमाउंट आएगा वो हम डायरेक्टली आउटर कॉलम में डालेंगे, मतलब ये तो सॉल्व करना है। बिल्डिंग फंड में भी सेम है, क्वेश्चन मार्क दिया तो इसे भी एडजस्टमेंट है, इसको भी सॉल्व करना है, तो इन दोनों को हमने इनर कॉलम में ही लिखा है। क्लियर? मतलब एडजस्टमेंट के नाम पे सिर्फ और सिर्फ सब्सक्रिप्शन के ऊपर एडजस्टमेंट है और किसी पे भी एडजस्टमेंट नहीं है। ओके, पोस्टिंग करेंगे, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है बैलेंस, इग्नोर होगा। उसके बाद है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन के अमाउंट में थोड़ा चेंजेस है, आपके टेक्स्ट बुक में अमाउंट दिया है 1,03,000 बराबर है, और एक्चुअल में उसका अमाउंट है 1,03,000। करेक्शन करना, वहां पे टेक्स्ट बुक के अंदर आपको अमाउंट दिया है 1,03,000 और करेक्शन का अमाउंट है 1,03,000। सब्सक्रिप्शन में करेक्शन है, जरा ध्यान देना। तो बाय सब्सक्रिप्शन कितना है? सब्सक्रिप्शन 1,03,000। टेक्स्ट बुक में 1,03,000 दिया है, टेक्स्ट बुक में ऐसा लिखा है 1,03,000। ये रॉन्ग अमाउंट है, करेक्शन है उसका 1,003,000, ये उसका एक्चुअल अमाउंट है। तो करेक्शन कर लेना, अमाउंट के अंदर करेक्शन है। क्लियर? समझ में आया? सब्सक्रिप्शन इनकम है, इनकम साइड पे लिख दिया। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या है? एंट्रेंस फीस रेवेन्यू बोला है, रेवेन्यू मतलब आपका इनकम है, इनकम साइड पे बाय
एंट्रेंस फीस 1700. वेरी गुड, रोशनी जाग गई, 1700. नेक्स्ट उसके बाद क्या है? लाइफ मेंबरशिप फीस किधर जाएगा? इनकम में ही जाएगा, क्योंकि रेवेन्यू वर्ड बोला है। कितना है? 18,000 डायरेक्टली आउटर कॉलम। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, तो बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर कितना है? 500. नेक्स्ट उसके बाद डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, इधर जाएगा लाइब्रेरी, नहीं बिल्डिंग फंड में ऐड होएगा, क्योंकि उधर बोला है डोनेशन जो है वो बिल्डिंग फंड का है, तो उधर लाइब्रेरीज में नहीं बिल्डिंग फंड में ऐड करेंगे। ऐड डोनेशन कितना? 1,50,000. 1,50,000. देखो इधर क्वेश्चन मार्क दिया था वो फुलफिल हो गया। पहले पास था, फिर क्वेश्चन मार्क दिया था, क्वेश्चन मार्क मतलब ये आने वाला था, अब ये आ गया तो उसका क्वेश्चन मार्क फिल हो गया। कितना हो गया? 6,50,000. तो क्वेश्चन मार्क जो दिया था उसका आंसर भी आ गया। बात समझाइए, बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है? फर्नीचर कहाँ जाएगा? असेट साइड पे। फर्नीचर आपका असेट है, असेट साइड पे फर्नीचर 27,000. 27,000 डायरेक्टली आउटर कॉलम में। नेक्स्ट उसके बाद मेडिसिन कहाँ जाएगा? एक्सपेंस में जाएगा, तो 2 मेडिसिन 7,000. वेरी गुड, 7,000. फिर ऑनरेरियम टू द डॉक्टर। तो ये क्या होता है ऑनरेरियम टू द डॉक्टर? ऑनरेरियम टू द डॉक्टर मतलब फॉर एग्जांपल मेरे हॉस्पिटल में मैं जो क्लिनिक में कोई ऑपरेशन कर रहा हूँ, तो ऑपरेशन करने के लिए मुझे जो डॉक्टर की जरूरत है वो है नहीं, बट वो डॉक्टर मेरा पहचान वाला, तो मैंने उसे फोन किया, यार मेरे को ना तेरी मदद लगेगी, क्या तू मेरे हॉस्पिटल में आके ये ऑपरेशन कर सकता है क्या? तो हाँ ठीक है मैं कर सकता हूँ। तो वो मेरे को मेरे कहने पे वो मेरे हॉस्पिटल में आया, उसने ऑपरेशन वगैरह किया, अच्छे से सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ और वो गया। तो उसका कोई फीस वगैरह होता है, लेकिन उसने बोला नहीं यार फीस वीस नहीं चाहिए यार मेरे को, तेरा दोस्त तू इसके लिए आया। मैंने नहीं एक काम कर, मेरे लिए तू आया है इसलिए थोड़ा सा एज अ टोकन ऑफ लव ये तेरे पास रख। बात समझे? ऑनर किया, उसको रिस्पेक्ट दिया मैंने। ऑनरेरियम टू द डॉक्टर, ऑनरेरियम टू द टीचर, ऑनर करना, रिस्पेक्ट देना, समझ में आ गया? तो बिजनेस के लिए तो खर्चा ही है, आप कुछ भी करो, ऑनर कर रहे हो तो आपके फॉर एग्जांपल गुलदस्ता ही दे दिया उसको मैंने, फ्लावर भी दे दिया मैंने, उसको शॉल पहना दिया मैंने, तो उसको मैं ऑनर ही कर रहा हूँ, बट उस सब चीज का खर्चा तो होने वाला है ना। तो बिजनेस के लिए वो क्या है? एक्सपेंस है। ऑनरेरियम टू द डॉक्टर इज माय एक्सपेंस। समझ में आ? तो यहाँ पे आ जाएंगे डोनेशन वाला पॉइंट फिर से बताइए। हाँ ठीक है, एक्सप्लेन करता हूँ बेटा, ध्यान दो। टू ऑनरेरियम 80,000. 80,000. नेक्स्ट उसके बाद क्या है? Salary सैलरी टू स्टाफ 15,000. नेक्स्ट General expense. जनरल एक्सपेंस, तो टू जनरल एक्सपेंस 8,000. 8,000. नेक्स्ट उसके बाद इक्विपमेंट आपका असेट है, आज ही किसी ने पूछा था। इक्विपमेंट कितना है? 60,000. नेक्स्ट उसके बाद फिक्स डिपॉजिट आपका असेट है, फिक्स डिपॉजिट कितना है? 80,000. नेक्स्ट उसके बाद क्या है? बैलेंस, कैश बैलेंस कितना है? 5,500. और कुछ? अब जरा ध्यान देना, जो डाउट थे आपके 2-3 डाउट से पहले वो ले लेता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। एक था सर डोनेशन वाला पॉइंट एक्सप्लेन करो, और एक कुछ आपका आया था, बस चलो ठीक है, कैपिटल फंड पे एडजस्टमेंट आपकी बुक में रहेगा। वापस डोनेशन वाला पॉइंट एक्सप्लेन करो। डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड दिया है, तो मैंने आपको बोला किसी चीज के लिए डोनेशन मिलता है, तो लाइब्रेरीज है, तो मैं लाइब्रेरी साइड पे लिखने जा रहा था, लेकिन उसने बोला बिल्डिंग फंड का है। जब वो बिल्डिंग फंड का है तो बिल्डिंग फंड पहले से दिख रहा है ना, तो मतलब जो डोनेशन मिला है वो इसका है, तो इधर अलग से नहीं लिख के इसके अंदर ही ऐड कर दो। ऐड करो मतलब उसके अंदर ऐड ही करना पड़ेगा ना, क्योंकि उसी चीज का पैसा है, इसलिए मैंने उसको यहाँ पे ऐड किया। सर 2 इफेक्ट नहीं आएगा, नहीं, आप पोस्टिंग करते हो तो पोस्टिंग का एक ही इफेक्ट आता है, एडजस्टमेंट सॉल्व करते तो 2 इफेक्ट देते। क्लियर है क्या? पक्का क्लियर? रोशनी डन? बोल क्या डाउट है? इक्विपमेंट सर्जिकल इक्विपमेंट है ना बेटा, मैंने सर्जिकल नहीं लिखा। हाँ वो इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट एक ही बात होगी, ठीक है। और कुछ रोशनी? यहाँ तक सबको डन है? पक्का। अब देखना आप लोग क्वेश्चन के अंदर जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसमें सब सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है, बिकॉज मैंने बिल्डिंग सॉल्व कर दिया, इन्वेस्टमेंट सॉल्व कर दिया, बिल्डिंग फंड का क्वेश्चन मार्क भी सॉल्व कर दिया, बचा कैपिटल फंड, वो एंड में सॉल्व होगा। अब सिर्फ और सिर्फ सब्सक्रिप्शन, ध्यान से सुनना समझना। अभी बोलता हूं लास्ट है सब्सक्रिप्शन, ध्यान से सुनो। आपके बैलेंस शीट में, ओपनिंग बैलेंस शीट में 2 सब्सक्रिप्शन है, आउटस्टैंडिंग
एंड रिसीव पिछले साल का है, ओपनिंग मतलब प्रीवियस ईयर का है, समझ में आया? और आपको दो डेट दिया है, एक दिया है 1 अप्रैल 2019, एक दिया है 31 मार्च 2020। ये आपका करंट ईयर है और ये आपका प्रीवियस ईयर है, ठीक है? पिछले साल का 9,000 बाकी है, पिछले साल 8,000 रुपया एडवांस मिला है। समझो मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो, और जो लोग लाइव देख रहे हैं उनको भी रिक्वेस्ट करो जरा ध्यान से सुनना सब्सक्रिप्शन वाला पॉइंट। वापस एक बार, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है? 9,000। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस कितना है? 8,000। पिछले साल है, प्रीवियस ईयर में पिछले साल 9,000 रुपया मिलने का बाकी था, पिछले साल 8,000 रुपया किसी ने एडवांस दे दिया, बराबर है? तो ये अमाउंट का मतलब तो समझ में आया, ये पिछले साल का बाकी है और ये पिछले साल एडवांस मिला था, ये दोनों अमाउंट समझ में आ गया? इधर भी कुछ अमाउंट दिया, इसके बारे में बाद में डिस्कस करो, पहले इधर पिछले साल का 9,000 बाकी था। अब मैं नए साल में आया, नए साल में आया तो इनको फोन करूंगा कि नहीं करूंगा? अरे तेरा कुछ 9,000 रुपया बाकी है, तो ठीक है ये ले। मतलब इस साल जो मुझे सब्सक्रिप्शन मिला है 1,03,000, उसमें ये भी होगा, बाय डिफॉल्ट होगा। आउटस्टैंडिंग एड प्रीपेड लेस करते हैं, लेकिन ये कभी का बाकी है? पिछले साल का बाकी है, जो मुझे इस साल मिलने वाला है या नहीं? तो ये जो मिला है 1,03,000, इसके अंदर क्या होगा? 9,000 पिछले साल का होगा, वो इस साल का है क्या? तो भाई पिछले साल का, तो लेस आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर कितना? 9,000। ये निकाल दिया, तो इधर अमाउंट आएगा 91,300, बराबर है? सर माइनस क्यों किया? क्योंकि वो इस साल का है, रिसीव्ड इन करंट ईयर 9,000 नील हो गया। सर नहीं समझा, फिर से एक बार समझाओ ना सर, सिंपल, हमको सिंपल समझने का है। ठीक है, सिंपल समझने का हिसाब ले लेते हैं भाई। मैं इस साल चल रहा हूँ, करंट ईयर मेरा कौन सा है? 2020, 19-20 मेरा करंट ईयर चल रहा है, बराबर है? 19-20 जब मैं हिसाब किताब करने बैठा तो मुझे सब्सक्रिप्शन का 1,03,000 रुपया मिला इनकम। तो मैं हिसाब कर रहा यार 1,03,000 मिल गया, 300 मिल गया। तो बोला नहीं रे, एक काम कर, इसके अंदर ना पिछले साल का बाकी है। कितना बाकी था? 9,000। तो जो 1,03,000 मिला है इसमें पिछले साल का मिला है, तो पिछले साल का इनकम इस साल दिखा सकता हूँ क्या मैं? पिछले साल का इनकम इस साल दिखा सकता हूँ क्या मैं? वो कौन से साल का इनकम है? पिछले साल का है, वो इस साल के इनकम में दिखेगा क्या? मैं तुमको बोल रहा हूँ भाई तुमको मैंने पैसा दिया, बोले साइली ले 2,000 रुपए, तो साइली बोली कौन सा पैसे? सर वो पिछले साल का था ना, वो है, बराबर है? तो इसको जो पिछले साल का पैसा दिखा वो इस साल का इनकम है क्या? नहीं, वो पिछले साल का इनकम है, इसलिए हमने करंट ईयर के इनकम में से निकाल दिया। बात समझा? 9,000 रुपया दिव्या मुझे कभी का है? पिछले साल का है। क्या हुआ, बाउंसर जा रहा है? पूरा बाउंसर है, आजा बाहर आजा, जल्दी बाहर आजा, चल जल्दी 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 आ, लाइव बोलो देखने वाले, जल्दी आ, जल्दी आ, खड़े रहो। रोशनी तेरे को आने का, अब ध्यान। तो ये है दिव्या, नहीं दिसना टिप्पण दिसना, तुम्हें बघू नको। दिव्या मेरे सोसाइटी की मेंबर है, संस्था की मेंबर है। हाँ किया, शी इज माय मेंबर। इसको हर साल मैंने बोला भाई सब्सक्रिप्शन का पैसा दे, सब्सक्रिप्शन का पैसा दे, सब्सक्रिप्शन का पैसा दे। सब्सक्रिप्शन का कितना है? 9,000, बराबर है? मेरे पास दो ही मेंबर है, एक मैं और एक ये। मैं अपना 9,000 बराबर इन्वेस्ट करता हूँ, लेकिन इसने दिया क्या? इसने बोली सर नेक्स्ट ईयर देती हूँ मैं आपको, तो इसका 9,000 रुपया क्या है? बाकी है, बराबर है? तो मैंने लिखा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिव्या 9,000 रुपए मिलने का बाकी है, बराबर है? नए साल में आ गया, इसने मुझे 9,000 दे दिया, मैंने मेरा पैसा भी लगा दिया रहेगा। तो मैंने देखा अरे इस साल तो मुझे कितना 9 और 9 18 प्लस और भी पैसा मिला है, मेरे को ज्यादा पैसा मिला है। तो ये जो ज्यादा पैसा मिला तो मैंने दिव्या तेरा कुछ पैसा बाकी था? सर दिया ना मैंने पिछले बार का। कितना दिया रहेगा? 9,000। क्यों कह रहा 9,000 बाकी था ना? तो मुझे जो इस साल का इनकम हुआ पहले इसके अंदर मैं पिछले साल का एडजस्टमेंट करूंगा कि नहीं? करूंगा कि नहीं? क्यों करूंगा? क्योंकि हिसाब किताब ये पैसे का लेन देन जब भी करने वाले तो पहला पिछला हिसाब क्लियर करो फिर नया हिसाब करो।
तो ये जो इनकम हुआ तेरे को 1,03,000 का, इसमें तू मेरा पुराना हिसाब करेगी कि नहीं करेगी? करेगी ना? आवाज उन लोगों को नहीं जा रहा है, करेगी कि नहीं करेगी? करेगी ना? तो अब तेरे को कितना पैसा मिला है? 1,03,000। तो तू क्या बोलेगी, सर ये 1,03,000 इस साल का नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें दिव्या का जो बाकी था वो भी तो रहेगा, तो वो निकाल दो ना उसमें से। क्यों? क्योंकि दिव्या का पिछले साल का पैसा है, इस साल का पैसा है क्या? नहीं। दिव्या ने जो मुझे 9,000 रुपए दिया वो कभी का दिया? पिछले साल का दिया। इस साल का तो अभी मैं से फोन करके मांगूंगा, अरे इस साल का पैसा दे रही है कि नहीं, तो वो इस साल के हिसाब में देखूंगा मैं। ये पिछले साल का हिसाब कर रहा हूँ। बात समझा भी तेरे को? तो मैंने पिछले साल का क्यों माइनस किया, समझा भी तेरे को? क्यों माइनस किया? क्योंकि वो पिछले साल का था ना। समझ अरे समझाइए, वो इस साल का इनकम है क्या? नहीं। डन। अभी उसको उधर ही बैठने दे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये समझ में आ गया आप लोगों को। अब बढ़ेंगे आगे। रिसीव इन एडवांस। पिछले साल 8,000 एडवांस से मिला था, वो किस साल का है? पिछले साल 8,000 रुपया जो मुझे मिला वो किस साल का है? इस साल का है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो इनकम तो इस साल का है। तो इस साल का इनकम है तो ऐड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। कितना? 8,000। समझ में आया? ये 9,000 पिछले साल का था, वो इस साल का इनकम नहीं, इसलिए माइनस हुआ, और ये 8,000 इसी साल का है, इसलिए ऐड हो गया। ये हो गया 99,300। अभी तक समझ में आया? तो हमने ये दोनों अमाउंट का एडजस्टमेंट इधर से निकाल दो भाई। लेस रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर कितना? 8,000। ये नील हो गया। ये 8,000 9,000 का एडजस्टमेंट डन। पक्का समझा? पक्का समझा? अब आ जाते हैं हमारे करंट ईयर में। इस पे ज्यादा फोकस ही नहीं करने का, इधर सिंपल है, आउटस्टैंडिंग है और रिसीव्ड इन एडवांस है। दो ही चीज लिखा है ना, आउटस्टैंडिंग एड प्रीपेड। करंट ईयर का हिसाब सीधा है, और अगर प्रीवियस ईयर का तो हिसाब उल्टा होता है। आउटस्टैंडिंग माइनस होता है, प्रीपेड ऐड होता है। आउटस्टैंडिंग माइनस होता है, प्रीपेड ऐड होता है, क्योंकि दोनों प्रीवियस ईयर के थे। और करंट ईयर का है तो आउटस्टैंडिंग ऐड एंड प्रीपेड लेस होता है। बात समझा क्या? तो जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है वो ऐड होगा। ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। करंट ईयर का कितना आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है देखो जरा, 10,000। तो यहाँ पे ऐड 10,000 करेंगे। अरे समझा? क्रेडिट साइड पे ऐड किया, क्रेडिट इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट बाकी है मिलने का। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना? 10,000 रुपए। अरे समझाइए? पक्का? तो भाई इसमें 10,000 ऐड कर दोगे तो 1,09,300 हो जाएगा। अरे समझा? प्रीपेड है तो लेस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कितना? 6,000। क्रेडिट साइड पे माइनस किया, डेबिट दूसरा इफेक्ट देने का है, क्रेडिट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कितना? 6,000। आउटर कॉलम में 1,03,300। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड और प्रीपेड लेस, तो आउटस्टैंडिंग ऐड प्रीपेड लेस। प्रीवियस ईयर का तो माइनस और प्लस। क्लियर? पक्का समझ गया? 100% यहाँ तक क्लियर है? सारे एडजस्टमेंट हो गए। अब सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग है। क्लोजिंग तो करोगे ना इस सम का भी? पक्का? होपफुली इतना सबको समझ में आया है। सब्सक्रिप्शन का कैसे सॉल्व किया? प्रीवियस ईयर का है तो माइनस और प्लस, और दो इफेक्ट तो दिया प्रीवियस ईयर का, ऐड और ऐड, इसका भी दो इफेक्ट तो दे दिया। समझा है? 100% समझा है? हाँ, तो ईयर वी कंप्लीट अप विद एनपीओ। अब आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो मार्क करके रखो। इतना सम तो प्रैक्टिस करना है। सॉल्व सम में पेज नंबर आपका है यहाँ पे, एक मिनट, पेज नंबर 85 सम नंबर 9। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख के ले लो, मार्क करके ले लो, चाहिए दो। पेज नंबर 85 सम नंबर 9। पेज नंबर 85 सम नंबर 9। नेक्स्ट पेज नंबर 88 सम नंबर 10। पेज नंबर 85 पे सम नंबर 9। फिर पेज नंबर 88 पे सम नंबर 10। उसके बाद पेज नंबर 91 में सम नंबर 11 एंड पेज नंबर 93 सम नंबर 12 एंड लास्ट वन है आपको पेज नंबर
पेज नंबर 108 सम नंबर 18। डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर बता देता हूँ, 9, 10, 11, 12 एंड 18। ये 5 क्वेश्चन है जो प्रैक्टिस करने हैं आपको। सम नंबर 9, सम नंबर 10, सम नंबर 11, सम नंबर 12 एंड सम नंबर 18। ये 5 सम प्रैक्टिस करो एनपीओ के लिए। बाकी जितने लाइव लेक्चर में हुए वो वाले सम प्रैक्टिस करो। ये 10 सम प्रैक्टिस करो, श्योर है इसमें से ही आपको एग्जाम्स में आएगा। क्लियर? सम नंबर 9, 10, 11, 12, 18। क्लियर? होपफुली आप लोग को एनपीओ का डाउट क्लियर है, लेकिन फिर भी कुछ प्रॉब्लम आता है तो जब तक जिंदा हो तब तक रिप्लाई करूंगा। ओके, आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको समझ में आया है। 9, 10, 11, 12 एंड 18 ये आपकी सम्स है। अमन शेख, एग्जाम्स के लिए बोर्ड एग्जाम में एक दिन छुट्टी हो तो उस दिन रिवीजन करवाना। एक दिन में रिवीजन कितना करेंगे बेटा हम लोग, ये आपके ऊपर है। यू शुड फोकस ऑन योर स्टडी। डाउट है तो मेरे को आप पूछ लो बेटा, चलेगा। सर सब्सक्रिप्शन असेट साइड पे ऐड करना है क्या? कौन सा सब्सक्रिप्शन असेट साइड पे? नहीं बेटा, उसे ऐड नहीं करना है। वो आपका प्रीवियस ईयर का था, ये आपका करंट ईयर का है, तो ऐड करने की जरूरत नहीं है। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर ओमिटेड सिलेबस से ऑब्जेक्टिव्स आएंगे क्या? यस, ओमिटेड सिलेबस से ऑब्जेक्टिव्स आने वाला है। नीता, कल हम लोग शायद से एडमिशन ऑफ पार्टनर स्टार्ट करेंगे। सब्सक्रिप्शन पूरा रिपीट कीजिए प्लीज। आंचल, और कौन है भाई? हाँ वही स्ट्रेटजी कौन भाई? कुछ नहीं है बेटा अभी। अमन कुछ नहीं, जरा एक बार सब्सक्रिप्शन फिर से रिपीट करता हूँ। जो लोग स्टूडेंट लोग अभी ज्वाइन किए, सिंपल सा सब्सक्रिप्शन है। हिसाब याद रखो, जो प्रीवियस ईयर का है आउटस्टैंडिंग माइनस होगा, प्रीपेड प्लस होगा। रिसीव एडवांस मतलब प्रीपेड होता है। आउटस्टैंडिंग माइनस प्रीपेड प्लस किधर करना है? आपके सब्सक्रिप्शन में। तो इधर माइनस किया, क्रेडिट साइड पे माइनस किया, डेबिट दूसरा इफेक्ट देने का, क्रेडिट आउटस्टैंडिंग में से माइनस करो, नील हो गया। प्रीपेड है तो प्रीपेड ऐड होगा। आउटस्टैंडिंग ऐड प्रीपेड लेस होता है, बट ये प्रीवियस ईयर का तो उल्टा हिसाब है। इधर क्रेडिट पे ऐड किया, क्रेडिट दूसरा इफेक्ट देने का, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड पे माइनस किया तो डेबिट इफेक्ट तो हो गया। सिंपल। करंट ईयर का है ऐड और लेस, आउटस्टैंडिंग ऐड प्रीपेड लेस। समझाइए अभी? पक्का? डन? चलिए फिर आज के लिए इतना है।